न्यूज पर ये स्पेशल ब्रॉडकास्ट प्रधानमंत्री मोदी का यूएनजीए में संबोधन। सबसे लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपके लिए ये कि प्रधानमंत्री मोदी न्यूयॉर्क के अपने होटल से एयरपोर्ट के लिए निकल चुके हैं और तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहते हैं जब बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय के लोग उनसे मिलने के लिए पहुंचे हैं। ये थोड़ी देर पहले की तस्वीरें हैं जो इस वक्त आप जी न्यूज पर देख रहे हैं। इंडियन कम्युनिटी के लोगों से प्रधानमंत्री की मिलते हुए ये तस्वीरें। प्रधानमंत्री जहां भी जाते हैं उनके चाहने वाले उनसे मिलने के लिए पहुंच जाते हैं और प्रधानमंत्री भी अपने चाहने वालों से मिलने के लिए पहुंच जाते हैं। जैसा कि आपने इन तस्वीरों में देखा, उनके होटल की बाहर की ये तस्वीरें हैं जो इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। आपके हमें गर्व है, और हमारे सहयोगी चैनल वियॉन के डिप्लोमेटिक एंड डिफेंस कॉरेस्पॉन्डेंट सिद्धांत सिब्बल हमारे साथ हैं। सिद्धांत, इन तस्वीरों के बारे में थोड़ा और बताएं। हम देख रहे हैं वहां पर काफी उत्साह, प्रधानमंत्री की स्पीच के बारे में बात करूंगी आपसे, लेकिन उससे पहले ये जो तस्वीरें दिखा रही हैं कि भारतीयों में कितना जोश प्रधानमंत्री मोदी को लेकर, और प्रधानमंत्री ने भी उन्हें डिसअपॉइंट नहीं किया। गरम जोशी से स्वागत हुआ था और गरम जोशी से हम देख रहे हैं विजुअल्स उस एयरपोर्ट से जिससे प्रधानमंत्री वापस भारत आएंगे। मैं आपको बता दूं कि इंडियन डायस्पोरा जब भी प्रधानमंत्री आते हैं तो स्वागत करते हैं पूरे जोश के साथ। मैं इस वक्त कल व्हाइट हाउस के सामने खड़ा हूं, आज न्यूयॉर्क में खड़ा हूं। कल व्हाइट हाउस पे भी यही मंजर था। बाहर व्हाइट हाउस के कुचिपुड़ी हो रहा था, गिद्धा हो रहा था। इंडियन कम्युनिटी पूरी फुल फोर्स के साथ आई थी और कहीं ना कहीं मोदी के जो ट्रेडिशनल हमने नारे तो देखे ही हैं, और जय हिंद, वंदे मातरम, और जो जोश है भारत की डायस्पोरा में प्रधानमंत्री को देखकर आता है वो देखने लायक होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपने देश से कनेक्ट चाहते हैं। और इंडियन डायस्पोरा की अगर बात कर ले भारत में, भारत से जो कनेक्ट वो चाहते हैं कि और एक तरफ से वो कनेक्टेड रहें, और प्रधानमंत्री जब आते हैं तो इसलिए वो इतनी गर्मजोशी से स्वागत करते हैं। पर मैं आपको बता दूं, यहाँ पे 4 मिलियन इंडियन डायस्पोरा, इंडियन ओरिजिन के लोग हैं यहाँ यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, और ये लोग बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में भी है। वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस ने जब स्वागत करा भारत के प्रधानमंत्री को, तो उसके ऑप्टिक्स, उसके सिंबलिज्म है कि ये रिश्ता जो है भारत और अमेरिका का, इसका एक कोर जो पिलर है वो इंडियन डायस्पोरा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट सिद्धांत। और प्राइम मिनिस्टर की स्पीच के बारे में बात करें। प्रधानमंत्री की स्पीच 22 मिनट में उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन सब कुछ कह दिया। पाकिस्तान, चाइना, यूएन की खुद की रेलेवेंस, कोविड की ओरिजिन के तौर पर चाइना, वहां पर जो मेंबर स्टेट्स हैं, आपके उनके ऑफिशियल से बात हुई होगी प्रधानमंत्री के इस मैसेज को किस तरह से, वहां पर जो मेंबर स्टेट्स के डिप्लोमेट्स थे उन्होंने उनका इस पर क्या रिएक्शन था? देखिए, स्वागत हुआ है प्रधानमंत्री का। जो वक्तव्य है, जो भाषण है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, बल्कि मैं जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में था फॉरेन सेक्रेटरी की, तो मुझे मैसेजेस आ रहे थे ऑन वॉइस के, भारत में बैठे ऑन वॉइस के, फॉरेन ऑन वॉइस के, कि उनने कितना सराहा है प्रधानमंत्री के इस भाषण को। और प्रधानमंत्री ने एक ऑप्टिमिस्टिक, फ्यूचरिस्टिक और एक भाषण ऐसा दिया जो ह्यूमैनिटी को एक मार्गदर्शन प्रोवाइड कर सकता है। मैं आपको बता दूं कि इसमें आतंकवाद का तो जिक्र था ही, इसमें साइंस का भी जिक्र था कि साइंस एक वे फॉरवर्ड होना चाहिए, कि कैसे अमृत महोत्सव, यानी भारत अपनी 75th एनिवर्सरी बना रहा है तो 75 सैटेलाइट्स लॉन्च करेंगी वही कुछ देश, बिना नाम लिए फिर से, कि वो टेरर को स्टेट पॉलिसी मानते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धांत इस लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए और इन तस्वीरों के लिए भी, जो ये बताने के लिए काफ़ी है कि प्रधानमंत्री को लेकर किस तरह का जोश और उत्साह और एनर्जी वहां पर इंडियन डायस्पोरा में थी। सिद्धांत का बहुत बहुत शुक्रिया। कालाती क्रमात काल
फलम पीबती, यानी जब सही समय पर सही कार्य नहीं किया जाता है तो समय ही उस कार्य की सफलता को समाप्त कर देता है। आचार्य चाणक्य की इन बातों के साथ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएनजीए के मंच से पूरी दुनिया को संदेश दिया, और वो संदेश ये था कि अगर दुनिया अब भी सोती रही आतंकवाद पर, विस्तारवाद पर, तो आने वाली जनरेशंस, भविष्य, भावी पीढ़ियां और साथ ही इंसानियत हमें कभी माफ नहीं करेगी। यूएनजीए के मंच से प्रधानमंत्री मोदी का विश्व संदेश साफ, स्पष्ट और दुनिया को आतंकवाद और विस्तारवाद के खिलाफ जीत दिलाने वाला है। वसुधैव कुटुंबकम की सदियों पुरानी भारतीय सोच का सार समझाने वाला है। प्रधानमंत्री ने इस मंच से आज जो 5 बड़े संदेश दिए, जल्दी से आपको समझाएंगे। प्रधानमंत्री ने आतंकवाद का इस्तेमाल करने वाले देशों पर लगाम जरूरी बताई। विस्तारवादी नीति के खिलाफ दुनिया को एकजुट होने की बात प्रधानमंत्री ने कही। दुनिया भारत के सेवा परमो धर्म की सोच पर आगे बढ़े, ये प्रधानमंत्री ने कहा। रेलेवेंस, प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र को अपनी सोच बदलनी होगी। दुनिया नहीं बदली तो आने वाली पीढ़ियां माफ नहीं करेंगी। अगर हम ब्रॉड आउटलाइन की बात करें, ब्रॉड पॉइंट्स की बात करें जो प्रधानमंत्री के इस संबोधन में रहे। अफगानिस्तान के बहाने नाम ने लिया, बार बार हम आपसे कह रहे हैं, प्रधानमंत्री ने बिना नाम लिए अफगानिस्तान के बहाने चीन पर भी निशाना साधा, पाकिस्तान पर भी निशाना साधा। चीन पर अगर बात की जाए तो उन्होंने इशारों में हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र में बढ़ती चीन की दखलंदाजी का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि समंदर भी हमारी साझा विरासत है और समंदर के संसाधनों को यूज करना चाहिए, अब्यूज नहीं। समंदर को एक्सपेंशन और एक्सक्लूजन से बचाकर रखना होगा। हमारे समंदर भी हमारी साझी विरासत है, इसलिए हमें ये ध्यान रखना होगा कि ओशन रिसोर्सेज को हम यूज करें, एब्यूज नहीं। हमारे समंदर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की लाइफलाइन भी है। इन्हें हमें एक्सपांशन और एक्सक्लूजन की दौड़ से बचाकर रखना होगा। रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर को सशक्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को एक सुर में आवाज उठानी ही होगी। तो प्रधानमंत्री द्वारा बिना नाम लिए चीन पर प्रहार, कई खास मेहमान हमारे साथ फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी शशांक हैं, विष्णु प्रकाश फॉर्मर डिप्लोमेट हैं, गुरजीत सिंह जी हैं हमारे साथ, अचल मल्होत्रा हैं फॉर्मर एम्बेसडर, रविंद्र सचदेव इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट, आरती टिक्कू फॉरेन एंड स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एक्सपर्ट और साथ ही फॉर्मर एम्बेसडर जेके त्रिपाठी सर भी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है। एक कमेंट शशांक सर आपसे, जो खास तौर पर चीन के ऊपर जो प्रहार किया, उसके विस्तारवाद पर जो प्रहार किया, और साथ ही ये कहा कि आप रिसोर्सेज को यूज कीजिए, अब्यूज नहीं। शशांक जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है सर। कैन यू प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ? जी मैं बताता हूँ जी। तो आपने जिस प्रकार से प्रधानमंत्री के मुख्य बिंदुओं को रखा है, हमारे समझ से बहुत अच्छे तरीके से आपने बता दिया है। और प्रधानमंत्री ने जो सबसे बड़ी बात ये करी है कि उनको सब पड़ोसी देशों को जो उन्होंने एक रास्ता दिखाया है, और चीन को भी उसमें मिलाकर, हमारे ख्याल से वो पूरे एशिया के लिए और विश्व के लिए बड़ा मैसेज है कि भारत के जो व्यूज हैं वो बहुत पूरे तरीके से इन सबको लेकर चलेंगे आपस में, तो हम सब लोग जो है आगे बढ़ सकते हैं। हमारे ख्याल से ये चीन जो है इस मैसेज को अच्छे तरीके से लेगा, क्योंकि भारत ने एक्सपेंशन को रोका है लेकिन ओपन सी की बात करी है और रूल बाउंड सिस्टम की बात करी है। तो हमारे ख्याल से ये बातें जो है ये चीन के विरोध में भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ चीन को और पाकिस्तान को और जो भी और देश हैं सबको बात को मान के चलना चाहिए। एक कमेंट विष्णु प्रकाश सर आपका लेना चाहूंगी यहाँ पर, क्योंकि क्वाड को लेकर भी चीन जितना एग्रेसिव रहा, जिस तरीके से उसके द्वारा नाराजगी भी जाहिर करने की कोशिश की गई, प्रधानमंत्री के इस मैसेज को चाइना किस तरह से लेगा? देखिए, चाइना का हाल ये है कि जो चीन करता है वो ठीक करता है, जो विस्तारवाद की कोशिश करता है वो ठीक करता है, जब कोई दूसरा देश विस्तारवाद का विरोध करता है तो गलत करता है।
ये चीन की प्रवृत्ति है। पर प्रधानमंत्री जी ने आज बड़ा स्पष्ट कहा कि विस्तारवादी नीतियों के खिलाफ बात की। कोविड जो महामारी है उसका ओरिजिन की जांच की जाए, उसके ओरिजिन के बारे में बात की, और एक बहुत अच्छी बात, बहुत जरूरी बात की कि जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, जो वर्ल्ड बैंक वगैरह उसको मैनिपुलेट करके और चीन को अच्छे अंक देते हैं, उसके खिलाफ भी बात की। तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि जो हकीकत है वो बयान की जाए। और पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, पर पाकिस्तान क्योंकि आतंकवाद का जड़ है उसकी बात की। मेरा तो ये ख्याल है कि समय आ गया है कि हम पाकिस्तान के साथ तू मैं नहीं करते हैं। हमारी जो फर्स्ट सेक्रेटरी हैं वही बहुत है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का जवाब देने के लिए। पर देखिए, जो आतंकवाद की जंग है वो हमको अकेले लड़नी होगी, और अब पाकिस्तान का नाम लेना बहुत जरूरी हो जाता है, ये मेरा मत है। जी जी, एक कमेंट गुरजीत सिंह सर आपका, और खास तौर पे मैं क्योंकि हमने अपने पूरे इस डिस्कशन को स्ट्रक्चर इस तरीके से किया है कि हम चाइना, आतंकवाद, पाकिस्तान, इन सारे ही टॉपिक्स को अलग अलग टच करेंगे, तो एक छोटा छोटा कमेंट गुरजीत सिंह जी आपका, खास तौर पर जो प्रधानमंत्री ने चीन का नाम लिए बिना उसकी जो विस्तारवादी नीति है उस पर हमला बोला है। मुझे सबसे दिलचस्प बात तो ये लगती है कि हम ओशंस में विस्तारवाद की बात करते हैं, और बेसिकली हम चाहते हैं कि UNCLOS, यूनाइटेड नेशंस लॉ ऑफ द सी, इंप्लीमेंट हो। अब उसमें देखिए, चीन तो उसका मेंबर है, सदस्य है, लेकिन अमेरिका जो क्वाड में हमारे साथ है वो UNCLOS का सदस्य ही नहीं है, लेकिन वो हमारे साथ है, और चीन UNCLOS का यूटिलाइज करके ओशंस का दुरुपयोग करता है। ये चीन की स्पेशलिटी है कि वो यूएन के सब काउंसिल में घुसा हुआ है और उनका दुरुपयोग करता है। इसलिए यूएन का जो रिफॉर्म है बहुत जरूरी है। दूसरी जो हटके थोड़ी बात प्रधानमंत्री ने की अंत्योदय के बारे में, उन्होंने आज याद किया कि अंत्योदय का दिन है और हम बात करें, तो उन्होंने भारत में इंक्लूसिव ग्रोथ कैसे होती वो तो बताया, लेकिन उनका मैसेज ये था कि दुनिया में इंक्लूसिव ग्रोथ होनी चाहिए, और किसी को कुछ देश अपने आप ही ग्रो करते रहे और दूसरों को छोड़ दें, वो मुनासिब नहीं है। मेरे को ये दो मैसेज प्रधानमंत्री के आज खास लगे। जी, आतिश टिक्कू सिंह, एक कमेंट आपका, खास तौर पर जो चाइना के संदर्भ में कहा, चाहे वो प्रधानमंत्री ने जब कहा कि कोविड के ओरिजिन के संदर्भ में, चाहे वो ओशियंस के यूज की जगह अब्यूज करने की बात हो, या फिर कहीं ना कहीं जो टेरर पर भी उनका मैसेज था आतंकवाद के खिलाफ, और खासतौर पर जब वो अफगानिस्तान की बात करते हैं तो उसमें से चीन को बाहर नहीं रखा जा सकता। देखिए आदिति, पहले तो मैं ये कहूंगी कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का जो आज भाषण था वो ऐतिहासिक है। वो इसलिए ऐतिहासिक है क्योंकि वो कोई एक छोटे सतर का भाषण नहीं था, वो एक विजन था पूरे विश्व के लिए। और ये बहुत ही गलत मैं कहूंगी तुलना होगी अगर आप भारत के प्रधानमंत्री का स्पीच पाकिस्तान के इमरान खान के स्पीच के साथ करें, तो मेरे ख्याल से ये तुलना सही नहीं है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि प्रधानमंत्री ने सिर्फ चीन के बारे में या चीन के जो विस्तारवाद, एक्सपेंशनिज्म जिसको हम कहते हैं, सिर्फ उसकी क्रिटिसिज्म नहीं की। उन्होंने पूरे विश्व के सामने एक फिलॉसफी रखी, एक आउटलुक रखा, और वो भारत का आउटलुक है। और ये भी आप समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं उन्होंने एक नॉन अलाइनमेंट का, या जिसको हम दूसरी भाषा में ये भी कह सकते हैं कि मल्टीलेटरल विजन जो है इंडिया का, उसको सामने रखा। क्योंकि एक तरफ उन्होंने एक्सपेंशनिज्म, चाइनीज एक्सपेंशनिज्म की बात की और कहा कि ये रास्ता विश्व के फ्यूचर के लिए सही नहीं है। दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि जो टेररिज्म है, इस्लामिक टेररिज्म जो अफगानिस्तान में हो रहा है, अफगानिस्तान की टेरिटरी को यूज किया जा रहा है इस्लामिक टेररिज्म के लिए, वो गलत है। और कहीं ना कहीं उसमें अमेरिका जो अफगानिस्तान को छोड़ चुका है, तालिबान जिसको इस्लामिक टेरर ग्रुप एक था और है, उनको सौंप दिया अफगानिस्तान, तो कहीं ना कहीं एक अमेरिकन वे या अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी की भी एक निंदा है। चाइनीज
एक्सपेंशनिज्म की निंदा है, पाकिस्तान के अप्रोच की निंदा है। तो मैं कहूंगी ओवरऑल जो उनका ग्लोबल विजन है कि हम, और एक और बात इंपॉर्टेंट जो उन्होंने कही कि इंडिया की डेमोक्रेसी, इंडिया का लोकतंत्र बहुत पुराना है। वो सिर्फ वेस्टर्न सिविलाइजेशन या वेस्ट क्लेम नहीं कर सकता कि उनका लोकतंत्र है। उन्होंने ये बात, आप समझिए उन्होंने ये बात क्यों कही? उन्होंने ये बात इसलिए कही क्योंकि हम लोगों को वेस्ट के डेमोक्रेसी का लेक्चर हमको उनसे नहीं मिलेगा। तो कामला हैरिस हमको लेक्चर नहीं दे सकती डेमोक्रेसी पे, क्योंकि हम लोगों की लोकतंत्र जो है उसकी एक सॉलिड फाउंडेशन है, हमारी सिविलाइजेशन है, फाउंडेशन है। और ये भी साथ में कि चाइना को वार्न किया कि डिक्टेटरशिप, टोटलिटेरियनिज्म, अथॉरिटेरियनिज्म, वो अप्रोच विश्व के लिए सही नहीं है। जी, वो अप्रोच विश्व के लिए सही नहीं है। और खासतौर पर पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ आज जिस अंदाज में प्रधानमंत्री मोदी ने अपना अटल संकल्प दोहराया, उसके बारे में बात करना जरूरी है। अटल जी ने बहुत पहले पाकिस्तान को लेकर कविता के माध्यम से जो प्रहार किया था, आज प्रधानमंत्री मोदी ने करीब करीब वही बातें सीधे शब्दों में कह दी। तो पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद पर अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या कहा था? चिंगारी का खेल बुरा होता है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कट्टरता का खतरा बढ़ता जा रहा है। उन्होंने रिग्रेसिव थिंकिंग और एक्सट्रीमिज्म के खतरे की बात की। अटल जी ने कहा था औरों के घर आग लगाने का सपना वो अपने ही घर में सदा खरा होता है। आज प्रधानमंत्री ने भी कहा कि आतंकवाद का पॉलिटिकल टूल के रूप में किसी भी देश को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसा उसी देश के लिए आतंकवाद, ऐसा करने वाले देश के लिए आतंकवाद खुद ही खतरा बन जाता है। अध्यक्ष जी, दूसरी ओर रिग्रेसिव थिंकिंग के साथ जो देश आतंकवाद का पॉलिटिकल टूल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें ये समझना होगा कि आतंकवाद उनके लिए भी उतना ही बड़ा खतरा है। ये सुनिश्चित किया जाना बहुत जरूरी है कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल आतंकवाद फैलाने और आतंकी हमलों के लिए न हो। एक कमेंट रविंद्र जी आपका, चीन का विस्तारवाद, दूसरी तरफ पाकिस्तान द्वारा स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, तालिबान के रूप में अफगानिस्तान में भी, आपकी प्रतिक्रिया? ये सारी चीजें हम एक स्टेप पीछे देखिए। लीडर का रोल होता है चेतना जगाना। ओके, लीडर अकेले सारी चीजें नहीं कर सकते, बहुत लोगों को मिलकर करना पड़ता है। वर्ल्ड ओपिनियंस बनने पड़ते हैं, पब्लिक ओपिनियंस बनने पड़ते हैं, और लीडर्स को जुड़ना पड़ता है। तो मोदी जी की आज स्पीच थी इन अ सेंस वो चेतना जगाने पे। एंड जैसे बात हो रही है, मानो अलग अलग टॉपिक्स, इंडियन वैल्यूज को लेकर जो बात हुई वो अलग रखते हैं भी। रिग्रेसिव थिंकिंग, अब रिग्रेसिव थिंकिंग कैसे खत्म होगी? उन्होंने हाईलाइट तो कर दिया, पुश कर रहे हैं, बार बार बिल्ड कर रहे हैं अवेयरनेस इस बारे में कि रिग्रेसिव थिंकिंग को हटाना है दुनिया से। और उसका केवल एक रास्ता है, आगे चल के हमें देखना है ना कि बच्चों की एजुकेशन में हेट्रेड निकालनी है। मदरसाज हो, चर्चेस के स्कूल्स हो, रिलीजियस स्कूल्स हो, पब्लिक स्कूल्स हो, प्राइवेट स्कूल्स हो, जो भी स्कूल्स हो दुनिया भर में, उनके बच्चों में हेट्रेड भरने की एबिलिटी नहीं होनी चाहिए। तब जाके 15-20 साल में रिग्रेसिव थिंकिंग कुछ कम होगी, अदरवाइज कैसे कम होगी? बट द पॉइंट इज, अब वक्त आ गया, ये नया युग चालू हो रहा है। इस नए युग में जो ईयर जीरो कह रहे हैं, हमें इन चीजों का बेड़ा उठाना है देशों को, लीडर्स को। दैट्स दे वन। सेकेंडली, को एग्जिस्टेंस, ये जो कहा ओशंस और एनवायरमेंट की बात, जो चाइना पे जो इशारा किया, देखिए लीडर को एक और चीज करनी पड़ती है, उसको जैसे कहो ना, वन स्टोन से 2 बर्ड्स को मारना होता है, राइट? तो जो भी चाइना पे हमें खींचना है या पाकिस्तान को खींचना है, बट हमें उसे बिग अच्छे प्रिंसिपल से अकंपनी करना है। तो जब कहते हैं कि यूज डोंट अब्यूज, इट्स को एग्जिस्टेंस, मैन और नेचर को मिलकर रहना है एक दूसरे के साथ। आप एक को नहीं रहने देंगे तो वो आपको नहीं रहने देगी। काल, टाइम की जो उन्होंने बात करी, जो वो कपलेट है कि वक्त होता है, ये वक्त है। इस समय कोविड को लेके 100 साल में पहली बार ऐसी सिचुएशन हुई है। क्लाइमेट चेंज को लेके पहली बार हिस्ट्री में हुआ है, हजारों साल की ह्यूमन हिस्ट्री में, कि हम अवेयर हैं कि हमारे घरों में फ्लड्स आ रहे हैं। आज से पहले इतना लोग अवेयर नहीं थे क्लाइमेट चेंज के, अब सडनली लग रहा है हर शहरों में फ्लड्स आ रहे हैं। तो क्लाइमेट चेंज, कोविड, एंड ऑफ कोर्स
फ्रिक्शन ये जो दो जियो पॉलिटिकल पावर्स की है, एक एग्जिस्टिंग जो दूसरी सनराइज कर रही है अपना अलग मॉडल लाके, तो ये एक बहुत ही रियली न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बर्थ ले रहा है। प्रधानमंत्री के संबोधन को हम एक तरफ डिकोड करें तो आपको एक और बड़ी खबर दे रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका से 157 कलाकृतियां और पुरावशेष लेकर वापस भारत आ रहे हैं। दरअसल अमेरिका ने प्रधानमंत्री को इन पुरावशेषों को सौंपा है। प्रधानमंत्री जिन कलाकृतियों को लेकर वापस आ रहे हैं उसमें हड़प्पा कालीन टेराकोटा शामिल है। इसके अलावा 10वीं शताब्दी का बलुआ पत्थर निर्मित रेवट है। 12वीं शताब्दी की नटराज की मूर्ति है। दरअसल इन कलाकृतियों को तस्करी के जरिए अमेरिका ले जाया गया था। तो ये रिटर्न गिफ्ट आप इसे कह सकते हैं जो अमेरिका द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया है, जिसमें हड़प्पा कालीन टेराकोटा है, नटराज की एक मूर्ति है, 10वीं शताब्दी का बलुआ पत्थर निर्मित रेवट है। प्रधानमंत्री की तस्वीर भी आप इन कलाकृतियों के साथ देख पा रहे हैं। तो चाहे अफगानिस्तान में बिगड़े हुए हालात हो, नाजुक हालात हो, या फिर कोविड-19 या फिर कोविड-19 का ओरिजिन कहां पर हुआ, कई वैश्विक मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र का मौन आपको याद होगा सवालों के घेरे में रहा है। यहां तक सवाल पूछा गया कि संयुक्त राष्ट्र की जरूरत क्या है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त राष्ट्र को भी ये आगाह कर दिया कि अगर प्रासंगिक बने रहना है तो उसे सुधार करना होगा। दुनिया की ये सबसे बड़ी पंचायत अलग अलग देशों में भेदभाव नहीं कर सकती। संयुक्त राष्ट्र को खुद को प्रासंगिक बनाए रखना है तो उसे अपनी इफेक्टिवनेस को सुधारना होगा, रिलायबिलिटी को बढ़ाना होगा। यूएन पर आज कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। इन सवाल को हमने क्लाइमेट क्राइसिस में देखा है, सवाल को हमने क्लाइमेट क्राइसिस में देखा है, कोविड के दौरान देखा है, दुनिया के कई हिस्सों में चल रही प्रॉक्सी वॉर, आतंकवाद और अभी अफगानिस्तान के संकट ने इन सवालों को और गहरा कर दिया है। कोविड के ओरिजिन के संदर्भ में और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग को लेकर वैश्विक गवर्नेंस से जुड़ी संस्थाओं ने दशकों के परिश्रम से बनी अपनी विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचाया है। ये आवश्यक है कि हम यूएन को ग्लोबल ऑर्डर, ग्लोबल लॉज और ग्लोबल वैल्यूज के संरक्षण के लिए निरंतर सुदृढ़ करें। जेके त्रिपाठी साहब, प्रासंगिकता के लिहाज से यूएन की और उसकी एफिशिएंसी को लेकर भी जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने अभी यहाँ पर हाईलाइट करने की कोशिश की, उस लिहाज से देखिए इस समय तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, एयरपोर्ट की ये तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री मोदी भारत के लिए रवाना होने वाले हैं। थोड़ी देर पहले वो भारतीय समुदाय के लोगों से मिले थे, लेकिन इन तस्वीरों को तो हम आपको लगातार दिखाते ही रहेंगे। त्रिपाठी सर, यूएन की प्रासंगिकता को लेकर बात हुई या उसकी एफिशिएंसी को, या फिर जिस तरह का डिस्क्रिमिनेशन और ब्यूरोक्रेसी वहां पर देखने को मिलती है मेंबर स्टेट्स के बीच में, प्रधानमंत्री इससे ज्यादा वोकल नहीं हो सकते थे? देखिए, प्रधानमंत्री ने कई चीज़ों पे बिना बहुत ज़्यादा वोकल हुए बता दिया है। जैसे यूएन की एफिशिएंसी पे उन्होंने बता दिया कि किस तरह से कोरोना की ओरिजिन को लेकर के यूएन की प्रासंगिकता खतरे में है, यूएन का रिलेवेंस खतरे में है, क्योंकि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना के मामले में जैसी भूमिका निभाई वो निंदनीय है। इसके साथ ही साथ अफगानिस्तान के मामले में अभी यूएन ने जो कुछ किया, आप सिक्योरिटी काउंसिल का 2593 छोड़ दीजिए, उसके पहले या बाद में अभी मतलब यूनाइटेड नेशंस में एक तरह से मतैक्य नहीं हो पा रहा है कि क्या क्या करना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री ने इन सभी चीज़ों का जिक्र किया बिना कुछ बोले हुए। खास उन्होंने बहुत ज़्यादा कह भी दिया, जिसको हम ये कह सकते हैं गालिब का एक मिसरा है कि
काफ़ी खुले मगर कुछ सब कुछ कहा मगर न खुले राजदां से हम, तो सब कुछ कह चुके हैं। और उसके बाद अब विश्व को देखना है कि विश्व आगे क्या रिएक्ट करता है। ये देख लीजिए, प्रधानमंत्री की जो स्पीच थी उसके आप 3 पार्ट आराम से कर सकते हैं। पहला कि लोकतंत्र भूतकाल में, पुराने काल में लोकतंत्र कैसा था। त्रिपाठी साहब, आपको एक सेकंड के लिए रोक रही हूँ। प्रधानमंत्री की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट से आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, प्रधानमंत्री को वेव करते हुए। थोड़ी देर पहले भारतीय समुदाय के लोगों से मिले थे, एयर इंडिया वन ये, और इससे पहले एयर इंडिया वन भी काफ़ी सुर्खियों में रहा, जिस तरीके से बिना स्टॉपओवर के प्रधानमंत्री मोदी पहुंच गए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। उसके बाद काफ़ी डिस्कशन एयर इंडिया वन को लेकर भी हुआ है, और ये प्रधानमंत्री वेव करते हुए काफ़ी सफल अगर कहा जाए इस दौरे को, चाहे वो उनका यूएनजीए में संबोधन के लिहाज से हो, या फिर अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ उनकी 1-on-1 मीटिंग हो, इंडिया यूएस रिलेशंस के लिहाज से कहा जाए, या फिर क्वाड समिट के लिहाज से कहा जाए, भारत ने बहुत जोरदार तरीके से अपनी बात रखी है, और जो भारत का मैसेज रहा है उसको स्पष्ट, साफ, सरल शब्दों में दुनिया तक पहुंचाया है। तो प्रधानमंत्री मोदी भारत के लिए रवाना हो रहे हैं। वही तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। 4 दिनों का यह अमेरिका दौरा प्रधानमंत्री मोदी का था, और अब ये दौरा वो कंक्लूड कर रहे हैं और भारत के लिए रवाना होने वाले हैं। त्रिपाठी साहब, आप बात पूरी करिए। तो उसमें पहले अपने भाषण के पहले पार्ट में उन्होंने ये बताया कि भारत का लोकतंत्र कितना महत्वपूर्ण है, और भारत अपने लोकतंत्र में अपने नागरिकों के लिए क्या। साथ एक बार फिर से रुकूंगी। भारत अमेरिका के संबंध और मजबूत होंगे। भारत अमेरिका के लोगों का जुड़ाव ही असली संपत्ति है। द्विपक्षीय और बहुपक्षीय वार्ता सफल रही। ट्वीट आपके स्क्रीन पर है। उन्होंने लिखा है, ओवर द लास्ट फ्यू डेज हैव हैड वेरी प्रोडक्टिव बायलैटरल एंड मल्टीलैटरल एंगेजमेंट्स, interaction with the CEOs and the UN address. I'm confident that the India and US relationship will grow even stronger in the years to come. Our rich people-to-people linkages are among our strongest assets. तो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि काफी बायलैटरल, जो द्विपक्षीय और मल्टीलैटरल एंगेजमेंट्स थे भारत के, या फिर उनका जो CEOs के साथ इंटरेक्शन था, और UNGA में जो उनका संबोधन था, उन्होंने सभी को सफल बताया है, मीनिंगफुल बताया है। त्रिपाठी साहब, बात भी कर लें। हाँ, दूसरे पक्ष में अपने स्पीच के दूसरे हिस्से में उन्होंने बताया कि क्या क्या समस्याएं हैं। टेररिज्म है, रिग्रेसिव थिंकिंग है, एक्सट्रीमिज्म है, और विस्तारवाद है। और तीसरे पक्ष में बताया कि उन समस्याओं का निदान, उनका हल कैसे हो सकता है। जैसे एक तो उन्होंने अपना देश का एग्जाम्पल दिया कि इंटीग्रेटेड ह्यूमैनिटेरियन अंत्योदय, जिसमें कि ऑल परवेसिवनेस, ऑल इंक्लूसिवनेस और ऑल नर्चरिंग होनी चाहिए। वैक्सीन का उन्होंने कहा, हाइड्रोजन एनर्जी का कहा, और इसके साथ ही उन्होंने ये कहा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहिए। तो ये सब चीज़ें कह के उन्होंने ये बता दिया एक सिस्टमेटिक ढंग से कि क्या समस्या है, उसका समाधान क्या होना चाहिए। मैं ये नहीं कहना चाहता अभी इमरान खान पे बहुत बात हो चुकी है, लेकिन इसलिए तुलना करना बहुत उचित नहीं होगा। लेकिन एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, इसको दिखा के कि जहाँ मोदी जी का भाषण एक राजनेता का, एक स्टेट्समैन का था, वहीं इमरान खान का भाषण कुछ ऐसे था जैसे कोई प्राइमरी स्कूल का जिद्दी चुगलखोर बच्चा हो, जो हर क्लास में, क्लास शुरू होते ही उठ करके खड़ा हो जाता और कहता, मैडम इस बच्चे ने मेरा कश्मीर चुरा लिया। तो ये, और फिर मैडम कह जाती चुपचाप बैठ जाओ, तुमसे बहुत सुनती रही हूँ। तो ये चीज़ सारी दुनिया देख रही है कि वहाँ मेंटलिटी कैसी होती है। इमरान खान ने अपने यहाँ गरीबी का जिक्र नहीं किया, न ये जिक्र किया कि उसको कैसे पाकिस्तान को नया पाकिस्तान बनाने की बात कैसे कर रहे हैं, वो सब कुछ नहीं किया। उनके भाषण का एकमात्र मुद्दा था सीधे सीधे भारत पर प्रहार करना। तो ये दोनों के बीच में फर्क। सर, प्रहार तो करते भारत पे। आपने बहुत अच्छा एग्जाम्पल यूज किया कि प्राइमरी स्कूल का बच्चा जो टीचर से बस कंप्लेन ही करता रहता है। शशांक सर, हम प्रधानमंत्री के भाषण को लगातार डिकोड कर रहे हैं। हमने आपने यूएन में रिफॉर्म्स की जरूरत है इसे लेकर भी बात की। प्रधानमंत्री ने भाषण दिया, सारे जो राइट नोट्स जिन्हें कहते हैं उन्हें टिक भी कर दिया और उन्हें उन पर बात भी की। What next? इस संबोधन का इम्पैक्ट आप क्या देखते हैं? What would be the result and the outcomes? देखिए, प्रधानमंत्री नॉर्मली अपने देश के अंदर के जो उनके विचार हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसमें बहुत व्यस्त रहते हैं। तो ये कभी कभी मौका मिलता है, और हमारे ख्याल से ये राष्ट्रपति बाइडेन ने ये मौका दिया कि
संयुक्त राष्ट्र महासभा का जब अधिवेशन हो रहा था तो उन्होंने बायलैटरल मीटिंग भी रख ली, क्वाड की समिट भी, इन पर्सन समिट भी रख ली। तो हम समझते हैं कि ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये ऑकस के बाद में और अफगानिस्तान के जो मसले हुए उनके बाद में आया है। तो अब ऑकस का मसला तो समझ लीजिए कि अब 31 साल के लिए टल गया है, 20-25 साल के लिए, कि वो मिलिट्री अलायंस है, चीन को एक धमकी देने का रास्ता है। लेकिन क्वाड जो है उसमें नई टेक्नोलॉजीज की बात हुई है, क्लाइमेट की बात हुई है, कोविड की बात हुई है, सब तरह के इस तरह की बातें हुई हैं। और अफगानिस्तान का भी मसला आया कि उनको जो भी उनके अपने विचार होने चाहिए वो सब उसी हिसाब से चलने चाहिए जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल वगैरह में बने हैं। तो हमारे ख्याल से क्वाड को जो है बहुत ही रेलेवेंस दी गई है इस मसले में कि एशिया पैसिफिक में, इंडो पैसिफिक में इस समय अगर कोई बात आगे बढ़ सकती है तो वो क्वाड के जरिए से बढ़ सकती है। और भारत जो है इसमें बिल्कुल सेंटर में आ चुका है। तो हम समझते हैं कि प्रधानमंत्री की यात्रा का ये बहुत बड़ा उपलब्धि रहेगी, मानी जाएगी, और ये लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होगा इसके। और अगले 1-1.5 साल में जब हमारे इस कोविड वैक्सीन सब देशों में जानी शुरू होंगी तब उनको वाकई में ये कहना मानना पड़ेगा कि भारत ने न सिर्फ अपने लिए इंतजाम किया वैक्सीन का, लेकिन और भी देशों के लिए उन्होंने वैक्सीन का इंतजाम किया, जो बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही थी, जिसमें बड़े बड़े देश पीछे रह गए थे। तो उसमें भारत आगे निकल कर आया है। जी अचल मल्होत्रा सर, अभी आप ही के बैचमेट जेके त्रिपाठी जी ने तो बहुत प्राइमरी स्कूल के बच्चे के साथ तुलना कर दी इमरान खान की, लेकिन ओवरऑल मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी की स्पीच पर अगर फोकस करना चाहूं, आप लॉन्ग टर्म में किस तरह का इम्पैक्ट आप देखते हैं? प्रधानमंत्री ने मैसेजेस डिलीवर किए, हर उस मुद्दे पर बात की जो भारत के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है और ग्लोबल कम्युनिटी के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका इम्पैक्ट क्या होते हुए देखते हैं? देखिए, यूएनजीए का सेशन, सबसे पहले हमें तो ये समझने की जरूरत है कि ये ग्लोबल बॉडी का सबसे बड़ा सेशन है जिसमें पूरी दुनिया की नजर रहती है। इस पे आप ये देखते हैं कि किस देश की क्या प्रायोरिटीज हैं और किस देश किस दिशा में जो है दुनिया को लेके जाना चाहता है। और जैसा कि मैं कहता रहा हूं कि कूटनीति में शब्दों का चुनाव जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, और प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से उन शब्दों का इस्तेमाल किया और अपनी वर्ल्ड आउटलुक जो है पूरी की पूरी उन्होंने बताई। सबसे पहले तो उन्हें नो वन शुड बी लेफ्ट बिहाइंड, ये एक स्टेटेड कमिटमेंट है इंटरनेशनल कम्युनिटी की। 12 कमिटमेंट करी है इंटरनेशनल कम्युनिटी ने पिछले सेशन में, जो आवर कॉमन गोल के रिपोर्ट के तौर पे यूएन जनरल सेक्रेटरी ने अभी रिसेंटली रिलीज करी है। तो उन्होंने बताया कि अगर नो वन शुड बी लेफ्ट बिहाइंड तो उसके लिए क्या करना है, कैसे इंक्लूसिव डेवलपमेंट करनी है, और उदाहरण उन्होंने दिए कि उन्होंने देश में क्या किया। तो यानी एक मैसेज जा रहा है पूरी दुनिया के लिए कि अगर आप एक इंक्लूसिव डेवलपमेंट अपनी कंट्री में चाहते हैं तो आपको भी ये और ये करना चाहिए। तो ये है इम्पैक्ट की बात आप कह रही है। इसी तरह एक आतंकवाद, एक्सपेंशनिज्म और ये जितने भी मुद्दे हैं, एक्सट्रीमिज्म, रिग्रेसिव थिंकिंग, इसके बारे में अवेयरनेस जनरेट करना। आप चेतावनी भी दे रहे हैं और आप जो है नसीहत भी दे रहे हैं पाकिस्तान को, चाइना को, खुले शब्दों में कह रहे हैं, नाम नहीं ले रहे हैं। लेकिन जब आप स्टेट स्पॉन्सरशिप की बात करते हैं तो जाहिर है कि आप बता रहे हैं पूरी दुनिया को कि देखिए ये एक देश है जो स्टेट स्पॉन्सरशिप का इस्तेमाल करता है, और अगर इस बात से बाज नहीं आया तो कल इसी के घर में इससे आग लग सकती है। ये पाकिस्तान के लिए भी है। अफगानिस्तान की सॉइल पे अभी जो अफगानिस्तान में हो रहा है उसको एक्सप्लॉइट कोई भी नहीं करे दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए, ये भी पाकिस्तान के लिए भी है। जी अचल जी के साथ संपर्क इस वक्त हमारा टूट गया है। विष्णु प्रकाश जी, जो डेमोक्रेसी को लेकर कहा, मदर ऑफ डेमोक्रेसी भारत को बताया, वाइब्रेंट डेमोक्रेसी के बारे में बात की, उन लोगों को जवाब देना, इसे माना जाए जवाब जो अक्सर भारत में सहिष्णुता को लेकर सवाल पूछने लगते हैं, माइनॉरिटीज को लेकर सवाल पूछने लगते हैं, तो उनके लिए शुरुआती इस नोट पर करना अपने आप में बयां करने के लिए काफी कि भारत कितने स्ट्रॉन्ग विकेट पर है। अदिति जी, मैं सिर्फ 2 चीजें पर टिप्पणी करना चाहूंगा। एक तो ये जो आपने कहा है बड़ा अहम है, क्योंकि देखिए 2 मापदंड हैं। हम दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हैं, पर जो थोड़ी पुरानी डेमोक्रेसीज हैं, जो विकसित देश हैं, वो अपने हमको जज करने बैठ जाते हैं
ये नहीं देखते कि अंदरूनी अपने देश में क्या हो रहा है। तो बहुत आसान होता है उंगलियां उठाना, पर यह देखना कि हम 135 करोड़ की आबादी है और हमारे देश में जिस तरह से अमन शांति है वो दिखाई नहीं देता, पर इनको कोई छोटी बहुत खुराफात हो दिखाई देता है। अपने देश में अगर कोई पार्लियामेंट पे धावा बोल देता है वो भी नहीं दिखता। अच्छा, दूसरी रही बात जो आप पूछ रही थी कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा। प्रधानमंत्री जी ने आईना दिखाया है दुनिया को, बड़ा स्पष्ट बोला है। ये सब लोग सुन रहे थे, इनको सुनाई दे रहा था, पर क्या ये सुन रहे थे? ये सब जानते हैं पर सुनना नहीं चाहते हैं। मुझे नहीं लगता है कि इनको कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि ये अपनी जगह पे मस्त है, कोई डिनाइल में है, कोई अपना बनाया हुआ है। तो ये बड़ी मुश्किल है, क्योंकि 1996 में जब हम CCPIT कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल टेररिज्म प्रस्तुत किया था, वो अभी तक समझौता नहीं हुआ है। ये दुनिया की रीत है, तो ये बड़े अफसोसजनक बात है, पर ये हकीकत भी है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। समय की कमी है। शशांक साहब, विष्णु प्रकाश जी, गुरजीत सिंह जी, अशल मल्होत्रा जी, रविंद्र सचदेव, आपकी ठीक को थैंक यू सो मच। आपने इतनी सरल भाषा में हमारे दर्शकों के लिए प्रधानमंत्री के इस संबोधन को, 22 मिनट के संबोधन को डिकोड किया, उसके मायने हमारे दर्शकों को सरल भाषा में समझाया, क्योंकि जी न्यूज़ पर हमारी कोशिश सिर्फ खबर दिखाने की नहीं, खबर समझाने की रहती है। जी न्यूज़ पर खबर जारी है, आप भी हमारे साथ। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.